हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एशी 2020 का जो पेपर 1 जीएस थ्रू हम एमसीक्यू कर रहे हैं, आज उसमें हम क्विज नंबर 50 कर रहे हैं। आज 50 करेंगे, यानी कि आज कंप्लीट होने पे 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्वियसली है कि देखो, कंटिन्यू हम कर रहे हैं लंबे समय से, और हम डेली 2020 रख रहे हैं इस वजह से कि देखो, हमने ये चीजें बोला इसमें कि ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन सारे डायरेक्ट आ जाएंगे। ऐसा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं था। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप इन चीजों को इसको करोगे, कनेक्ट द डॉट करोगे, तो आपके अधिक क्वेश्चंस बनेंगे, और ये इसकी गारंटी। अब देखो, कुछ ने बोला कि सिर्फ 5 ही 10 क्वेश्चन, 5-10 क्वेश्चन नहीं, आप जीरो नहीं हो कोई भी। आप जितना कर रहे हो उसमें से 5 से 10 क्वेश्चन मिनिमम आपका बढ़ेगा, डिपेंडिंग ऑन आप इसको किस ढंग से सीरियसली, अब इसको हर को प्रॉपर तरीका से टू द वर्ड्स एनालाइज करते हो, तो आपको बहुत एडवांटेज होगा। अब जस्ट इमेजिन करो, कोई 60 क्वेश्चंस बना रहे थे, इस सारे क्वेश्चंस को ईमानदारी से करोगे तो 5 to 10 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आप आराम से कर ले जाओगे। अब ये कितना आप कर पाओगे, ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस ढंग से एनालाइज करते हो। अब ये नहीं है कि 5 से 10 क्वेश्चन ही आप बना पाओगे। आप कोई भी 30-40 क्वेश्चंस तो सब ऐसे भी बना पा रहे हैं। आप उसके ऊपर कितना कर पाते हो, फाइनल रिजल्ट में वो मायने रखता है। आप सिलेक्शन मान के चलो कि 290 पे जा रहा है, आप 280 ला रहे हो, उस 280 का कोई मतलब बेसिकली नहीं है। लेकिन यदि वही आप 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पा रहे हो, तो आप सर्टेन रूप से अंदर हो रहे हो, यानी कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है। तो मेरे कहने का ये मतलब है। तो आज हम करेंगे तो 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वेयर इस्टेब्लिश्ड बाई डॉक्टर वी आर अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर के द्वारा जो है कौन सी पार्टी इस्टेब्लिश की गई थी। देखो, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं, ये सीडी देशमुख, चिंतामणि देशमुख जो थे, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख जो है फर्स्ट जो पर्सन है इंडियन जो एज ए आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे, और गवर्नर रहने के बाद वो मिनिस्टर भी रहे। उसके बाद इन्होंने ये पॉलिटिकल पार्टी जो है पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ये सीडी देशमुख, नाना पाटिल और कुछ और लोग मिल करके स्टेब्लिश किए। देखो, इसमें ये एडवांटेज होता है, ये इस टाइप का जो है 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1 2 and 3 ओनली। सब जस्ट सोचो कि यदि ये हुआ कि वन नहीं होगा आंसर में, तो जब वन नहीं होगा तो इसका मतलब तीन आपका एलिमिनेट हो गया। तो वन नहीं है तो इसका मतलब इजिली आपका बी हो जाएगा, यानी कि द ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो ये जो दोनों हैं, वो आपके भीमराव रामजी अंबेडकर के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था, यह स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, रोटेशन ऑफ द अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर और रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। करा विच ऑफ द अबव फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ओशन करेंट्स। देखो, जो ओशन करेंट्स होते हैं, वो ए लॉट ऑफ फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण आपके जो उनके मोशंस होते हैं ओशन करेंट्स के, तो वो प्रभावित होते हैं। ये इसको प्रभावित, ठीक है ना, प्रभावित होते हैं। तो देखो, रोटेशन ऑफ अर्थ, हाँ, रोटेशन ऑफ अर्थ होता है, ये इसके कारण ही देखोगे कि करंट आपका मूव कर रहा है। तो ये है एयर प्रेशर एंड विंड। हाँ, यदि विंड स्पीड अधिक है तो आप उसका करंट का स्पीड अधिक होगा। डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, हाँ, ये भी आपका मायने रखता है। कुछ जो ओशन है उसमें आपके सैलिनिटी ज्यादा होते हैं। मेजोरिटी जो मेजर ओशन है वो उनके सैलिनिटी मोर और लेस सेम रहते हैं, लेकिन कुछ जो प्लेसेस हैं उसमें सैलिनिटी डिपेंड करता है। डिपेंड इन द सेंस कि कहाँ, यदि जहाँ फ्रेश वाटर आ रहा है, तो फ्रेश वाटर आ रहा है तो इसका मतलब है सैलिनिटी कम होगा। जहाँ इवेपोरेशन तो अधिक हो रहा है तो वहाँ आपका सैलिनिटी ज्यादा होगा। तो 1 2 and 3, देखो, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो है वो इसको ओशन करंट को प्रभावित नहीं करता है। तो 1 2 and 3 ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज, तो अर्थ के सरफेस जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो, तो आपका जो है कि जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ऑब्वियसली ये एक तरह से लोअर आपका एटमॉस्फेरिक
एरिया में आपकी बात कर रहा है, क्योंकि आप ऊपर जाओगे तो वो चेंजेज होता है। जैसे ये ट्रोपोस्फेयर की मेनली बात कर रहा है, तो अर्थ सरफेस बोल रहा है, तो अर्थ सरफेस तो आप ट्रोपोस्फेयर में ही आते हो ना। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवार्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हाँ, जो डायरेक्ट सनलाइट एनर्जी सन पे कहाँ से, सॉरी, अर्थ में एनर्जी कहाँ से आता है, सन से आता है। तो डायरेक्ट जो है एटमॉस्फेयर गर्म नहीं होता, एटमॉस्फेयर नीचे से गर्म होता है, आया, उसके बाद जब रिफ्लेक्ट होकर के ये जो आपका लाइट बीम जाने लगता है तब वो गर्म होता है। तो ठीक है, हाँ, तो अर्थ सरफेस पे अधिक, सबसे अधिक गर्म रहेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो गर्म कम होता जाएगा, तो फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है, देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर। नो, इनफैक्ट मॉइस्चर तो नीचे वाले में ही ज्यादा रहता है। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो सेकंड गलत हो गया, तो आपका दो ये गलत हो गया। अब थ्री थ्री पे हमारा दारोमदार मेन है, द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर। हाँ सही है, एयर जो है वो लेस डेंस है, तो जहां लेस डेंस है तो वो ऊपर चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं, वो ऊपर चला जाएगा, तो 1931 ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, टर्म्स समटाइम्स सीन इन द न्यूज एट देयर ओरिजिन। तो आपका ये है अनेक्स वन कंट्रीज, तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल, नो कार्टाजेना नहीं, ये क्योटो प्रोटोकॉल, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन नगोया, नहीं ये भी आपका जो है क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये आपका वन और टू गलत हो गया, तो ओनली आपका सी होगा, सीडीएम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये आपका सी आंसर हो गया। नेक्स्ट है, इंडियाज रैंकिंग इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिक्लेयर्ड दिस रैंकिंग। तो ये रैंकिंग जो डिक्लेयर किया जाता है वो डब्ल्यूबी वर्ल्ड बैंक के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। इनफैक्ट जो इंडिया का ग्रेजुअली जो है रैंकिंग बहुत सुधार होता जा रहा है, 63 अभी, जो 2020 का आपका रैंकिंग है वो 63rd है। हम देखा जाए तो लास्ट 6-7 ईयर्स में 140 के करीब रैंक था, उससे हम आज 63 पे आए हैं, और टारगेट है कि हम अंडर 50 आ जाएं। तो कहीं ना कहीं यदि जितनी अच्छी आपकी रैंकिंग है वहां इन्वेस्टमेंट उतनी अधिक होगी, तो ये आपका सी वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये कह रहा है कि ये फर्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हिनायना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो देखो, जो आपका बोधिसत्व, बोधिसत्व का मतलब है ना कि जो बुद्ध को एक तरह से गॉड के तौर पे ट्रीट करना, तो गॉड के तौर पे जो बुद्ध को ट्रीट करते हैं वो हिनायन में नहीं महायान में है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, वो जो है महायान बुद्धिज्म में है, महायान में जो है वो आपका ट्रीट करता है। हिनायान जो है ओरिजिनल है, बुद्ध को बोधिसत्व के टर्म में प्रॉपर ट्रीट नहीं करता है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, बोधिसत्व इज अ कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू इनलाइटनमेंट। हाँ, जो बोधिसत्व है वो करुणामय है, करुणामय है इन द सेंस कि वो चाहते हैं कि इट्स बेटर है कि मेरे से पहले और जो लोग हैं हमारे साथ जो हैं, जो हमारे शरण में है, जो हमारे पाथ को फॉलो कर रहे हैं, वो उन इनलाइटनमेंट उनको भी प्राप्त हो, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आपका है, बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज ओन साल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिएंट बीइंग्स ऑन देयर पाथ टू इट। हाँ, बोधिसत्व जो हैं वो सोचते हैं कि ठीक है, हमसे पहले जो हमारी साल्वेशन, जीवन की मुक्ति जो है, जो जीवन चक्र का मुक्ति है, उससे जो पहले हैं और लोग जो हमारे रास्ते में हैं वो मुक्ति को प्राप्त हो, साल्वेशन को ये प्राप्त हो प्रबोध के मार्ग पे, तो वो सी, यानी कि वो ये आपका 2 और 3 दोनों सही है, तो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज जो है ज्योतिराव गोविंदराव फूले, यानी जिन्हें आप ज्योतिबा फूले कहते हैं, तो ज्योतिबा फूले ने इस्टेब्लिश किया। तो देखो, ज्योतिबा फूले जो है महाराष्ट्र के थे, तो फर्स्ट ये है बिहार, तो ये गलत हो गया, गुजरात ये भी गलत हो गया, एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, ठीक है, तो ये भी आपका, इनफैक्ट यदि आपको ये पता हुआ होता कि इसने क्या किया, ये आपका बहुत ज्यादा मान के चलो मायने नहीं रख रहा था, लेकिन यदि आपको ये पता होता कि किस एरिया में है या किसने ये इस्टेब्लिश किया, तो आप एक किसी चीज को यदि पता होने पे, अब जैसे इसको मान के चलो इसका फाउंडर, तो फाउंडर ज्योतिराव गोविंदराव फूले थे, ज्योतिबा फूले, ये महाराष्ट्र में था, ये आपको पता चल गया एंटी कास्ट मूवमेंट, तो इस ढंग से आपको कनेक्ट करना है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चंद्रगुप्त टू इज नोट करेक्ट। तो देखो, अब मान के चलो नोट करेक्ट, तो हमको एक फाइंड हमको करना है कि जो करेक्ट नहीं, या तो हम करेक्ट को सारे को फाइंड करें,
तो कालिदास एंड अमर सिंह वेयर फेमस स्कॉलर्स इन हिज कोर्ट, तो ये सही है। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर बोथ थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेस एंड कंक्वेस्ट, सही है। देखो कि पहले के जो राजा महाराजा थे वो मल्टीपल मैरिज अलायंसेस करते थे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने एक तरह से कह सकते हो कि पर्सनल लग्जरी और विलासिता का जीवन या फिर सेक्सुअल फुलफिल करने के लिए, सेक्सुअल नीड्स को फुलफिल नहीं, वो एक तरह से राज्य को एक्सपैंड करने के लिए कि यदि आप किसी ने अपनी बेटी की शादी, अपनी सिस्टर की शादी यदि की हुई है किसी किंग से, तो वो उस पर जनरली अटैक नहीं करेगा। तो अब ही मैरिड अ नागा प्रिंसेस नेम्ड कुबेर नागा, हाँ सही है ये भी। ही मैरिड हिज डॉटर प्रभावती टू एन अहोम प्रिंसेस, नो अहोम प्रिंस नहीं, ये बकटका प्रिंस से किया था, बकाटका प्रिंसेस से, बकटका प्रिंस से किया था। तो ये अहोम जो थे वो आसाम क्षेत्र में थे, ये बकटका से किया था, तो ये गलत है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी अंडरटूक फास्ट अनटू डेथ अगेंस्ट द कम्युनल अवार्ड, ही हाउएवर डिसकंटिन्यूड द फास्ट बिकॉज, तो देखो जो आपके महात्मा गांधी है फास्ट अन टू डेथ, उन्होंने कम्युनल अवार्ड का मतलब है कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास, डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का घोषणा किया गया था सर राम से मैकडोनाल्ड के द्वारा, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर तब थे तत्कालीन समय में। तो उसके लिए गांधी जी ने उसके विरोध में जो है फास्ट अन टू डेथ किया। तो फिर उसके बाद उन्होंने उस चीज को डिसकंटिन्यू किया, डिसकंटिन्यू कब किया, जब फर्स्ट है द कांग्रेस लीडर सक्सेसफुली प्रिवेल्ड अपॉन महात्मा गांधी टू एक्सेप्ट द अवार्ड, नो कांग्रेस लीडर प्रिवेल नहीं किए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट विड्रॉ द कम्युनल अवार्ड, नहीं ये भी स्टेटमेंट मेनली नहीं चाहिए। ऑफ द कंक्लूजन ऑफ पूना पैक्ट, ये जो पूना पैक्ट है, पूना पैक्ट को साइन किया गया, ये एक तरह से भीमराव रामजी अंबेडकर, तो भीमराव अंबेडकर थे एक तरफ, यानी कि भीमराव अंबेडकर अड़े हुए थे कि चलो सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, गांधी जी ये सोचते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ कि फिर गांधी जी फर्स्ट किए, तो फिर फाइनली भीमराव अंबेडकर पर प्रेशर हुआ, तो गांधी जी की तरफ से जो है कांग्रेस की तरफ से, यानी कि एमसी राजा जो कि एक दलित लीडर थे मद्रास प्रोविंस के, और फिर आपके पंडित मदन मोहन मालवीय, ये दोनों कांग्रेस की तरफ से भीमराव अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट हुआ। उसके बाद गांधी जी ने अपना फास्ट जो आमरण अनशन जो है फास्ट एंड टू डेथ उसको समाप्त किया। तो ये आपका सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट इन इंडिया कैन बी क्रिएटेड और एबोलिश्ड बाय द, तो देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो हर स्टेट में नहीं है, वो कुछ फ्यू स्टेट्स में ही है। तो उसमें से उसको क्रिएट या एबोलिश कब किया जाता है, पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट, नो गवर्नर के रिकमेंडेशंस पे नहीं, पार्लियामेंट अलोन नहीं, पार्लियामेंट अलोन नहीं करेगा पार्लियामेंट, लेकिन पार्लियामेंट अलोन नहीं, पार्लियामेंट आफ्टर द स्टेट असेंबली पासेस द रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट, हाँ ये आपका जो है स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, ये गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन, नो गवर्नर के पास पावर नहीं है। पार्लियामेंट देखो अब स्टेट लेजिस्लेचर ने पास करके दिया, लेकिन पार्लियामेंट बाध्य नहीं है, पार्लियामेंट की मर्जी होगी तभी, लेकिन पार्लियामेंट अपने आप से भी उसको नहीं करेगी, तो पार्लियामेंट करेगी आफ्टर द स्टेट असेंबली पासेस द रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट बिल मींस अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय ए, देखो मेंबर ऑफ द ट्रेजरी बेंच इन द लोकसभा, ट्रेजरी बेंच का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के साइड में जो लोग बैठे हुए हैं, तो गवर्नमेंट के साइड में हर कोई जो है ये नहीं है कि वो मिनिस्टर प्रॉपर है, तो और ये कर रहा है लोकसभा, तो सिर्फ लोकसभा ही नहीं, तो अभी हम इस चीज को देखेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट ए मिनिस्टर, नो ये नहीं होगा। मिनिस्टर इन द लोकसभा, देखो मिनिस्टर तो करेंगे लेकिन सिर्फ लोकसभा में, मिनिस्टर इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो कोई भी हाउस का वो मिनिस्टर हो, वो मिनिस्टर जो होगा वो यदि करेगा तो आपका हो जाएगा। देखो इसमें है मेंबर ऑफ द ट्रेजरी बेंच, ट्रेजरी बेंच का मतलब होता है गवर्नमेंट के साइड में जो बैठे हुए हैं, तो गवर्नमेंट के साइड में बैठे हुए हैं हर कोई, वो नहीं है जो मिनिस्टर नहीं है वो उस चीज को पास नहीं करेगा, उस चीज को ये सॉरी इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, तो मिनिस्टर इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन वाज द पॉपुलर स्लोगन ऑफ, तो ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अभी देखो अमेरिका में जो बाइडेन और कमला हैरिस जो है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वो अभी इलेक्ट हो गए हैं, यानी कि 20th ऑफ जनवरी 2020, 20th जैन 2021 को वो ओथ लेंगे, और यानी कि प्रेसिडेंट इलेक्ट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट, जो बाइडेन जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं, और कमला हैरिस जो उनकी डेप्यूटी यानी कि वाइस प्रेसिडेंट हो गए हैं, तो वो इससे संबंधित है, तो आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ डिमांड ऑफ द अर्ली कांग्रेस, तो ये देखो था, ये अर्ली कांग्रेस का क्या था, प्रेयर, पिटीशन,
ठीक है ना? तो प्रेयर कर रहे थे, कि पिटीशन कर रहे थे, प्लीड कर रहे थे। ये तो इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर ग्रेड्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ सही है। इनफैक्ट देखो, इससे पहले ही इंडियंस जो थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर से लेकर के बहुत सारे लोग जो सिविल सर्विसेज में एंट्री मार रहे थे, तो कहीं न कहीं ये चीज़ था कि जो हायर सुपीरियर ग्रेड्स हैं, वो उसमें अधिक से अधिक इंडियन को ये किया जाए, इंडियनाइजेशन यानी किया जाए। तो ये था इनका डिमांड। पूर्ण स्वराज और कंप्लीट नो, पूर्ण स्वराज इनफैक्ट 1920s में आया, जब जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जो यानी यंग लीडर थे, वो जब प्रोमिनेंस में आए, तो वो इन लोगों ने डिमांड किया कि अब कंप्लीट जो आपका लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस जो था, उसमें पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया। तो ये बी इसमें ये अर्ली टाइम में नहीं था, ये 1920 के बाद ये डिमांड हुआ। एबोलिशन ऑफ द आर्म्स एक्ट, हाँ, ये भी सही था, ये भी था। और ऑटोनॉमी विद इन द एम्पायर, हाँ, ठीक है, यानी कि जो भी है कि कंप्लीट वो इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे, बस ये ऑटोनॉमी ये चाहते थे, एक तरह से डोमिनियन स्टेटस कह सकते हो कि डोमिनियन स्टेटस चाहते थे। तो ये आपका जो पूर्ण स्वराज ये 1920 के बाद, यानी कि जो आपका लाहौर सेशन में फर्स्ट टाइम डिमांड किया गया, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोनार इज मोस्टली यूज्ड इन, सोनार होता है आपका जो साउंड नेविगेशन रेंजिंग, ठीक है, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन रेंजिंग। साउंड नेविगेशन रेंजिंग जो होता है, वो नेविगेटर्स के द्वारा, नाविकों के द्वारा यूज किया जाता है। इनफैक्ट जो सबमरीन्स वगैरह जो होते हैं, वाटर के अंदर होते हैं, वो उनका तो एनिमी के सबमरीन्स का पता लगाने के लिए या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने के लिए, तो ये आपका इसका हो गया। नेक्स्ट है, which one among the following prominently rose in revolt against British in 1857? तो ये पंजाब आर्मी, नो। मद्रास रेजिमेंट, नो। बंगाल आर्मी, बंगाल आर्मी मेनली जो है, ये आपका जो ये प्रोमिनेंस में, ये ब्रिटिश के अगेंस्ट में ये हुई। अब देखो, प्रोमिनेंटली रोज, इनफैक्ट अवध रेजिमेंट भी बहुत हद तक ये आई, ठीक है, लेकिन मेनली कह रहा है, तो जब आपको एक ही आंसर चूज करना है, तो जब एक ही आंसर चूज करना है, तो फिर बंगाल आर्मी होगा। अवध रेजिमेंट जो है, वो तो ऑब्वियसली अवध से भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन मेजॉरिटी जो था, वो बंगाल आर्मी रिवोल्ट में मेनली ये खड़ी हुई। Next, the Jury Act of 1827 was opposed by many Indians. One of the grounds for opposing it was that it denied both to the Hindus and Mohammedans the honor of a seat on the grand jury. Which among the following was known for his opposition to the Jury Act? देखो क्या हुआ कि इसमें ये था कि जो भी हिंदू और मुस्लिम्स हैं, इन्होंने कुछ भी गलती किया है, तो एक तरह से जो क्रिश्चियन जजेस हैं, ज्यूरीज हैं, वो इनको एक तरह से प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। लेकिन उस ज्यूरी में जो है, हिंदू और मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। तो जो प्रोमिनेंस में, अब देखो, गोपाल कृष्ण गोखले 1827 की बात कर रहा है। गोपाल कृष्ण गोखले बहुत बाद में थे, गांधी जी के देखो पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं, तो ये आपके उसके बहुत बाद में ये प्रोमिनेंस में आए, तो ये नहीं होगा। लॉर्ड सिन्हा भी बाद में प्रोमिनेंस, सर सैयद अहमद खान भी बाद में प्रोमिनेंस में आए, तो सिर्फ राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट, consider the following statements. The state government shall appoint a finance commission to review the financial position of the panchayats and to make recommendations as to, तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो आपका जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट जब लागू हुआ, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, तो उसमें से क्या कह रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत एंड टू मेक रिकमेंडेशन एज टू, फर्स्ट है, द डिस्ट्रीब्यूशन between the state and panchayats of the net proceeds of taxes, tolls and fees level by the level by the states। हाँ सही है। देखो, जैसे जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो है, तो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन क्या करता है, सेंटर और स्टेट के बीच में फंड, ये जो टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है, वो स्टेट और पंचायत के बीच फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड स्टेटमेंट, the determination of the taxes, duties, toll and fees which may be assigned to the पंचायत, ये भी सही है। तो वन और टू यदि सही है, तो फिर आपका ये तीनों गलत हो गया, तो यही हमारा आंसर है। द प्रिंसिपल्स दैट विल डिटरमाइन ग्रांट्स इन एड टू द पंचायत, सही है। यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है, ये तीन के तीनों को डिटरमाइन करेगी, डिसाइड करेगी। नेक्स्ट आपका, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो, फंडामेंटल राइट्स बेसिक फीचर्स हैं। हाँ, बेसिक फीचर्स इन द सेंस है कि अब देखो, एग्जैक्ट हम पूरे को देखेंगे, अदरवाइज फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उसके कुछ पार्ट जो हैं, उसको पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकती है, लेकिन नॉर्मली जो है फंडामेंटल राइट को ट्रीट किया जाता है बेसिक फीचर में।
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये कंप्लीटली है कि ये इसमें कोई संदेह नहीं है। फेडरलिज्म इसमें भी संदेह नहीं है। अब रही इसमें, और अब फोर्थ को देखते हैं, द अनक्वेश्चनड राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ये नहीं है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि अमेंड कर सकता है किसी भी पार्ट को, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। तो ये आपका जो है कंप्लीट रूप से ये गलत हो गया। तो ये आपका नोट बेसिक, ये नहीं, बेसिक फीचर ये नहीं है। अब फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है। यदि देखो, यदि ये ऑप्शन ना होता, इसमें कोई ऐसा होता, सपोज मान के चलो सेकुलरिज्म होता, तब आपका आंसर ये हो सकता था, क्योंकि कुछ फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है कि इनफैक्ट जैसे हम कहते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स नॉर्मल तौर पे जो है वो आपके आधारभूत जो विशेषता है, यानी कि बेसिक फीचर्स हैं। लेकिन इसके जगह यदि सेकुलरिज्म होता और या चीजें, तब इसमें आंसर ये हो जाता, लेकिन यहाँ आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? तो टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। सही है, ये तो है। ये आपका जो करा, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, यस, ये भी है फंडामेंटल ड्यूटी आपका। टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सही, ये भी सही है। टू रेंडर कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, ये नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी। इनफैक्ट जो अभी ये कर रही है डिफेंस मिनिस्ट्री ने, ये यानी कि जो सरकार ने, या सॉरी आर्म फोर्सेस ने ये किया है कि 3 इयर्स के लिए हम आर्मी में रिक्रूट किए, ताकि यूथ अधिक से अधिक जो है वो आर्म फोर्सेस में वो आ सके। लेकिन ये कंपलसरी इंडिया में मिलिट्री सर्विस ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी हिंद स्वराज इज इसेंशियली। तो महात्मा गांधी का जो हिंद स्वराज है, अब देखो, फर्स्ट अ क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न मॉडर्निटी, an outline of his philosophy of satyagraha, an invocation to Indians to free themselves from the British, a blueprint of ग्राम स्वराज। अब देखो कंफ्यूजन आपको ए और डी में है, क्योंकि an outline of his philosophy of सत्याग्रह ये नहीं है इसका। नेक्स्ट है, an invocation to Indians to free themselves from the British, ये भी नहीं था। अ क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न मॉडर्निटी और अ ब्लूप्रिंट ऑफ ग्राम स्वराज। तो देखो, ग्राम स्वराज को भी गांधी जी ने प्रमोट किया, लेकिन जो इनका हिंद स्वराज मेनली था, वो क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न मॉडर्निटी की, वेस्टर्न को अंधानुकरण एक तरह से उनको नहीं करना है, हमें जो है वो इंडियन इथोज, इंडियन वैल्यू ऑफ लाइफ को ये एक्सेप्ट करना है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इस 20 क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, कंटिन्यू चीजों को करते रहें। और देखो, ऑलरेडी मैंने ये चीज को बोला कि ये पेड है, तो जिनको जो भी पेड वाले में से हैं तो उनको मिल रहा है पीडीएफ। ये इस वजह से आप, मैंने बोला कि देखो, किसी भी चीज को, ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी सेटअप को चलाने के लिए एक्सपेंडिचर की जरूरत होती है। इनफैक्ट फंड, पैसे जब तक नहीं आएंगे तो आप एक्स्ट्रा लोगों को हायर नहीं कर सकते हो, और कोई भी आदमी अकेले बहुत कुछ नहीं कर सकता। देखो, इंटरव्यू वाले सेशन में है, इंटरव्यू वाले सेशन में अभी चल रहा है, उनमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। अब उनको मैं सबको इस समय है फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जितना क्योंकि आज कल मेरा आधा से ज्यादा टाइम जो है उसी में चला जा रहा है। देखो, मैं उसमें से किसी को अभी चार्ज नहीं कर रहा हूँ, उसमें बस मैंने ये बोला है कि जो सेलेक्ट हो जाओगे फाइनल, वो अपने फॉर्म में कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो करेंगे। लेकिन देखो, इसमें से हम माइनर सा बहुत ज्यादा हम चार्ज नहीं कर रहे हैं। कुछ है तो आप एज ए कंट्रीब्यूट करो किसी भी चीज को। देखो, इलेक्शन होता है, कुछ चीजें होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलता है, कोई एनजीओ चलता है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए कुछ फंड की आवश्यकता होती है। विदाउट मनी जो है वो जीरो में कुछ भी नहीं चलता है। मैं अपना फ्री में काम कर रहा हूं, लेकिन मैं सबसे तो फ्री में नहीं काम करवा सकता हूं ना। अपने आप से आप सोचो कि आपको बोल दिया जाए कि 5 डेज कंप्लीट मेरे लिए वर्क करो, तो कितने लोग तैयार होंगे? दैट्स द थिंग। तो इस वजह से कि दिस इज रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब करोगे तो आपका खुद का फायदा है, और हमारे लिए भी है कि हम चीजों को चलाने में सक्षम होंगे। जितना मेरे से हो सकता है वो मैं करता हूं। यदि कुछ पैसे आते हैं तो हम चीजों को अधिक एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।